अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम लोग 12वीं जमात की तारीख़ का चौथा सबक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इस्तेमार और मराठा, कॉलोनियलिज़म एंड द मराठा, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस्तेमार ब मुकाबला मराठा सल्तनत पढ़ा था। और उस पॉइंट में हमने 4.1.1 पढ़ा था पुर्तगाली और मराठा सल्तनत से मुताल्लिक़। अब हमको पढ़ना है इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डच और मराठा सल्तनत, फ्रांसीसी और मराठा सल्तनत, बरतानवी और मराठा सल्तनत। जैसा कि हमने देख चुके हैं कि पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि यूरोपीय अक़वाम जो थीं, ताकतवर अक़वाम जैसे कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, बरतानवी, ये दुनिया के दीगर ममालिक में जहाँ से उन्हें ख़ाम माल की फ़राहमी हो सके, बाज़ार मिल सके और अपनी हुकूमत ये कायम कर सके, अपनी कॉलोनियाँ आबाद कर सके, इसलिए ये नए नए जगह तलाश कर रहे थे। तो ये जब हिंदुस्तान में आए तो इनका मुकाबला हुआ मराठा से, तो जिसमें से हम लोगों ने पुर्तगाली और मराठा के दरमियान जो ताल्लुकात थे उसके बारे में पिछले लेक्चर में देखा। अब हम पढ़ेंगे डच और मराठा सल्तनत के बारे में। ये जो डच हैं, ये कौन है, कहाँ से आए हैं? वैसे तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक मर्तबा फिर से हम दोबारा हम रिवीजन ले लेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो नक्शा नज़र आ रहा है, ये यूरोप का नक्शा है। यूरोप में हमने यहाँ पर पुर्तगाल के बारे में देखा, ये है फ्रांस, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं ये इंग्लैंड के बारे में, और हमें डच के बारे में पढ़ना है, तो वो हम अगले नक्शे में देखेंगे। यहाँ पर जो अब नक्शा आपको नज़र आ रहा है, ये हिंदुस्तान का नक्शा है, और जो गुलाबी हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये मराठा सल्तनत का नक्शा है कि मराठा शिवाजी ने जब मराठा हुकूमत की बुनियाद रखी तो कौन से इलाकों पर इनकी हुकूमत कायम हुई, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है। और अगला ये जो नक्शा आपको नज़र आ रहा है, ये है नीदरलैंड्स और हॉलैंड का। नीदरलैंड्स और हॉलैंड मिलाकर जो इलाके थे, वहाँ के रहने वालों को डच कहा जाता था। तो यहाँ से, इस इलाके से लोग जो हैं वो डच कौम जो है वो हिंदुस्तान आई, और हिंदुस्तान में आने के बाद इन्होंने अपनी नौआबादियात को बसाया। तो अब हम देखेंगे कि डच और मराठा के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सन 1649 में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ कायम की थी, जिसका नाम था वेंगरोला। जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वेंगुर्ला, ये वो जगह है जहाँ पर डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कायम की थी। और जाहिर सी बात है, जब इस मकाम पर ये महाराष्ट्र का मगरबी इलाका है, तो इस मकाम पर जब इन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, डच ने अपनी नौआबादियात कायम की, तो मराठों से उनके ताल्लुकात कायम होने ही थे, मराठे से इनके राब्ते होने ही थे। और जब डच ने अपनी फैक्ट्री इस मकाम पर कायम कर ली, तो उनकी तिजारत परवान चढ़ने लगी, बहुत तरक्की मिली उन्हें। उनकी तिजारत आगे चलकर थोड़ी मुतासिर हो गई जब शिवाजी महाराज ने, ये शिवाजी महाराज की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इन्होंने कडाल के मकाम पर हमला किया। शिवाजी जो है वो वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ़ इलाकों पर हमले करके वहाँ के इलाकों को फ़तेह करने की कोशिश किया करते थे। तो जब उन्होंने कडाल के मकाम पर हमला किया, तो उनकी जो तिजारत है वो मुतासिर हुई, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं वेंगरोला का मकाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनकी डच की तिजारत पर इसका असर हुआ। 1665 में मराठा बहरी क़ुव्वत को तबाह करने का प्लान बनाया, मंसूबा बनाया मुग़ल गवर्नर ने। और मुग़ल गवर्नर जो है वो सूरत का सूबेदार था। तो ये जो मुग़ल गवर्नर है, उसने डच से मदद मांगी ताकि मराठा हुकूमत का बहरी बेड़ा जो है उसे बर्बाद किया जा सके। लेकिन डच ने मुग़ल गवर्नर की कोई मदद नहीं की, तो जिसके बदले में शिवाजी ने उन्हें दाभोल में, ये दाभोल का इलाका आगे आएगा, तो दाभोल में इन्होंने, ये इलाका है दाभोल का, तो यहाँ पर शिवाजी ने डच को फैक्ट्री बनाने के लिए इजाज़त दे दी।
लेकिन क्या हुआ कि कुछ वजूहात की बिना पर यहाँ पर डच जो है वो काम ना कर सके और ये फैक्ट्री कभी आगे बढ़ी ही नहीं। डच और मराठों के दरमियान सियासी ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत के मुताबिक बदलते रहे थे। जब ज़रूरत होती तो दोनों एक साथ लड़ते, जंगों में एक साथ हिस्सा लेते, और जब ज़रूरत होती दोनों के दरमियान मुआहदे हो जाते। कभी उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते, कभी उनके ताल्लुकात अच्छे रहते। तो इस तरह से इनके ताल्लुकात जो है वक्त की बिना पर वक्त के हिसाब से बदलते रहे थे। मुंबई से अंग्रेज़ों को, ये अगला नक्शा नज़र आ रहा है आपको मुंबई का, यहाँ से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, ये है ब्रिटेन का नक्शा। तो ये अंग्रेज़ जो है ये मुंबई पर आकर अपनी नाबादियात कायम करना चाह रहे थे और मराठे चाहते थे कि यहाँ से अंग्रेज़ों को निकाल दिया जाए। तो अंग्रेज़ों को निकालने के लिए मराठों से डच की मदद की तवक्को थी। यानी ये चाह रहे थे कि मराठा जो चाह रहे थे कि डच उनकी मदद करे, और डच भी दरअसल अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में कायम नहीं होने देना चाह रहे थे। तो जब दूसरी मर्तबा सूरत पर मराठों ने हमला किया तो उन्होंने सूरत में डचों की मौजूद फैक्ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगली जो मुहिम थी शिवाजी महाराज की वो कर्नाटक थी, जो आपकी स्क्रीन पर नक्शा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मराठों ने डच की जो फैक्ट्री कायम थी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो उसके बदले में क्या हुआ, बल्कि उसके बदले में डच ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। शिवाजी महाराज को जो है वो दौलत से भी नवाजा और खिराज तहसीन भी पेश किया। शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने उनको तिजारत करने की इजाज़त दे दी। यहाँ पर सूरत में, कर्नाटक में डचों को तिजारत करने की इजाज़त दे दी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से। ये जो अगला आपको इस मकाम नज़र आ रहा है पोर्टो नोवो, जिसको परांगी पट्टी भी कहा जाता था। तो ये परांगी पट्टी, और यहाँ पर देवानापट्टनम, तो इसे टेगनापट्टनम भी कहा जाता है, टेगनापट्टनम भी कहा जाता है। तो इन मकामात में डच फैक्ट्रियों को बगैर नुकसान किए छोड़ दिया। शिवाजी महाराज ने जब इन इलाकों पर हमला किया तो ये दोनों इलाकों को, जिनके नाम थे परांगीपट्टी और देवानापट्टिनम, तो ये दोनों इलाकों को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर डचों की फैक्ट्री थी। तो इस तरह से देखने में क्या आया कि डच और मराठा के ताल्लुकात काफ़ी हद तक बेहतर थे। दोनों एक दूसरे की मदद किया करते थे मुख्तलिफ मौक़ों पर, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो दोनों एक साथ आगे भी आए। अब हमको अगली जो यूरोपीय कौम के बारे में मालूमात हासिल करनी है वो है फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी और मराठा सल्तनत के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे, अब हम वो पढ़ेंगे। ये जो स्क्रीन पर आपको नक्शा नज़र आ रहा है ये फ्रांस का नक्शा है, और फ्रांसीसियों ने 1668 में राजापुर के मकाम पर अपनी एक फैक्ट्री कायम की थी। ये जो राजापुर है इसे आज हम रत्नागिरी के नाम से जानते हैं। तो शिवाजी महाराज से फ्रांसीसियों ने इजाज़त तलब की और इस मकाम पर फ्रांसीसियों ने राजापुर के मकाम पर अपनी फैक्ट्री कायम की सन 1668 में, जिसके बदले में फ्रांसीसियों ने मराठों की क्या मदद की, उन्होंने मराठों के स्वराज के लिए गोला और बारूद फराहम किया। फ्रांस के साथ मराठों के ताल्लुकात दोस्ताना थे, और जिसकी वजह से सूरत पर जब मराठों ने दूसरी मर्तबा हमला किया था तो वहाँ पर फ्रांसीसियों की जो फैक्ट्री थी उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, जिसके बदले में फ्रांसीसियों ने मराठों को खिराज तहसीन पेश किया था। अगली तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है फ्रैंकोइस मार्टिन की है, जो पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल थे 1677 में, और वहाँ पर उन्होंने मराठों से एक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त हासिल की, और जिसके बदले में फ्रांसीसियों ने मराठों को यकीन दहानी की कि वो उनकी हिफाजत करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जनूबी मुहिम के बाद जो साहिली इलाके थे वहाँ पर मराठों की बालादस्ती कायम हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जनूबी इलाकों पर हमला किया तो इन पर मराठों की बालादस्ती कायम हो गई।
चोलामंडलम, जिसे हम कोरोमंडल भी कहते हैं, ये साहिली इलाका है। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान मुकाबला आराई हो रही थी हिंदुस्तान में अपनी कॉलोनियाँ कायम करने के लिए और उन्हें फ़रोग़ देने के लिए। तो ये मुकाबला एक तरफ चल रहा था और उसी में मराठे भी कोशिश कर रहे थे मुख्तलिफ़ इलाकों पर गलबा हासिल करने के लिए। तो उन्होंने हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने अपने इलाकों को कायम करने के लिए उनकी एक मुकाबला आराई जारी थी। दोनों मकामी मुमलिकतें जो हिंदुस्तान की मकामी मुमलिकतें थी, उनकी इंतज़ामिया में मदाखलत करने लगे ताकि वो उनके इलाकों पर काबिज़ हो सके। फ्रांसीसियों ने फ़ौजी तरबियत देने की आड़ में जो निज़ाम का इलाका था, ये जो अगला आपको नज़र आ रहा है ब्लू लाइन से कवर किया हुआ, आउटलाइन किया हुआ, तो ये इलाका निज़ाम का था। तो फ्रांसीसियों ने फ़ौजी तरबियत देने की आड़ में निज़ाम की अदालतों में मदाखलत करना शुरू कर दी, निज़ाम के अदालती निज़ाम में मदाखलत करना शुरू कर दी। फ्रांसीसियों के ज़ेर तरबियत एक शख्स थे जिनका नाम है, आपकी स्क्रीन पर जिनकी तस्वीर नज़र आ रही है, इब्राहिम ख़ान गारदी। इब्राहिम ख़ान गारदी जो थे, ये मराठा फ़ौज में शामिल थे। क्यों? इनकी जंगी महारत की वजह से। तो मराठा फ़ौज में सदाशिवराव भाऊ पेशवा, ये अगली तस्वीर नज़र आ रही है, सदाशिव भाऊराव पेशवा, ये आर्टिलरी के चीफ़ थे, यानी सिपह सालार आप समझ लें। तो उनकी हैसियत से काम करते थे। तो जब उन्होंने इब्राहिम ख़ान गारदी की लड़ाई करने की सलाहियत को देखा, तो उन्होंने उन्हें अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया। पानीपत की तीसरी जंग में महादजी शिंदे ने इब्राहिम ख़ान की सलाहियतों का मुशाहिदा किया था। उन्होंने देखा था कि वो कितने भरपूर माहिराना तरीके से जंग में हिस्सा लिया उन्होंने और लोगों को मुतासिर किया। तो उन्होंने क्या किया, महादजी शिंदे ने एक फ़्रांसीसी फ़ौजी ट्रेनर जिनका नाम था देबोइग ने, इनकी मदद से एक बाकायदा तरबियत याफ्ता फ़ौज तैयार की। यानी उन्होंने क्या किया, इब्राहिम ख़ान गारदी की मदद ली, उसके बाद फ़्रांसीसी ट्रेनर बोइगन की मदद ली और उसके बाद फिर उन्होंने एक तरबियत याफ्ता फ़ौज बना ली अपनी। और शुमाली हिस्से में जब मराठों को लड़ाई करना थी, जंग करना थी, तो उस वक्त ये जो तरबियत याफ्ता फ़ौज थी उसने बहुत माहिराना तरीके से वहाँ पर जंग में हिस्सा लिया। जो पानीपत की जंग है, ये 3 जंगें हुई हैं तारीख़ में। जो पहली पानीपत की जंग है वो 1526 में हुई है, बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। दूसरी जो पानीपत की जंग है वो 1556 में हुई है, सम्राट चंद्र विक्रमादित्य और अकबर के दरमियान। और तीसरी पानीपत की जंग है जो 1761 में हुई है, अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के दरमियान। तो जब ये तरबियत याफ्ता फ़ौज बन गई, महादजी शिंदे ने इसे बना लिया, तो मराठा इक़्तिदार कायम करने में शुमाली हिंदुस्तान में इसने बहुत अहम किरदार अदा किया और अंग्रेज़ों को ज़ेर नगी करने में भी ये कामयाब रहे। तो इस तरह से देखने में आया है कि जो फ़्रांसीसी और मराठा ताल्लुकात थे वो दोस्ताना ताल्लुकात थे, और चूँकि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को हटाना था, फ़्रांसीसी भी चाह रहे थे कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करें, मराठा भी यही चाह रहे थे, तो दोनों ने मिलकर ये काम को अंजाम देने की कोशिश की। उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए तो अंग्रेज़ों और मराठों के दरमियान ताल्लुकात कैसे हुए। ये जो स्क्रीन पर आपको नक्शा नज़र आ रहा है, ये इंग्लैंड का नक्शा है। इंग्लैंड के रहने वालों को अंग्रेज़ कहते हैं उर्दू में, और अंग्रेज़ी में ब्रिटिश भी कहा जाता है। तो ये बरतानवी और मराठा सल्तनत के ताल्लुकात कैसे थे, इसके बारे में हम अब देखेंगे। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है अगली, ये है अफ़ज़ल ख़ान की। छत्रपति शिवाजी महाराज और अंग्रेज़ों के दरमियान सियासी ताल्लुकात कहाँ से शुरू हुए हैं, तो ये अफ़ज़ल ख़ान के वाक़े से शुरू हुए हैं। हम सभी ने तारीख़ में पढ़ा हुआ है कि अफ़ज़ल ख़ान जो है वो शिवाजी से मुलाकात करने के लिए प्रतापगढ़ के किले पर जाते हैं, और वहाँ पर जो वाक़या होता है जिसमें अफ़ज़ल ख़ान जब शिवाजी पर हमला करना चाहता है तो शिवाजी अपने खंजर से अफ़ज़ल ख़ान का खात्मा कर देते हैं। तो यहीं से जो है वो सियासत एक नया रुख इख्तियार कर लेती है और शिवाजी महाराज और अंग्रेज़ों के दरमियान सियासी ताल्लुकात कायम होते हैं। शिवाजी महाराज
महाराज और अफजल खान के दरमियान मुलाकात से कबल दाभोल को मराठा फ़ौज ने फ़तह किया था। दाभोल का इलाका हम पहले देख चुके हैं शुरुआत में, तो उस इलाके को मराठा फ़ौज ने फ़तह किया था। उस वक्त दाभोल का जो बंदरगाह थी उसमें अफजल खान के 3 जहाज़ मौजूद थे सामान से लदे हुए। अफजल खान की जब मौत की खबर पहुंची है तो वहां पर मौजूद उनके नुमाइंदे थे अफजल खान के, जिनका नाम था महमूद शरीफ। तो उन्होंने चाहा कि वो जो सामान है जहाज़ों का उसे हासिल कर ले और वहां से उन जहाज़ों को लेकर राजापुर की बंदरगाह पर पहुंच जाए। अफजल खान का जो बेटा था फजल खान, उसने राजापुर के सूबेदार अब्दुल करीम से कहा कि वो राजापुर पर जहाज़ को उतारे, यानी जहाज़ों के सामान को उतारे। मराठों ने राजापुर पर हमला करने के इस मौके से फ़ायदा उठाया और उसे फ़तह कर लिया, यानी राजापुर का इलाका मराठों ने फ़तह कर लिया। अब अब्दुल करीम के पास जहाज़ बचे नहीं, अंग्रेज़ों से जो कर्ज़ लिया था वो उन्हें दोबारा वापस करना था। अब्दुल करीम जो है वो कर्ज़ वापस करने से कासिर था, लिहाजा अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने अफजल खान के तीनों भी जहाज़ों को पकड़ लिया और अब्दुल करीम जो था उस वक्त इसका इंचार्ज था। बिलाशुबा ये बात मराठों को नाकाबिले कबूल थी। वो नहीं चाहते थे कि अफजल खान के जहाज़ जो है वो अंग्रेज़ों के पास जाए, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों से कहा कि वो जहाज़ों को वापस कर दे मराठों को, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए जो वेला जी हैं, तो वेला जी को जेटापुर, ये जो है जेटापुर है, तो वेला जी को जेटापुर में अंग्रेज़ों के मकामी एजेंट के तौर पर हिरासत में ले लिया गया। जो वेला जी हैं वो अंग्रेज़ों के मकामी एजेंट थे, तो मराठों ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। उनको रिहा करवाने के लिए बरतानवी अफसर आ गया है जिनका नाम था फिलिप जेफॉर्ड। तो फिलिप जेफॉर्ड ने वेला जी की रिहाई की दरख्वास्त की मराठों से, लेकिन मराठों ने उससे इनकार कर दिया और आगे चलकर क्या किया कि फिलिप जेफॉर्ड को भी बंदी बना लिया। कुछ अरसा अपने पास रखने के बाद फिर उन्होंने इन दोनों को एक मुआहदा किया गया मराठा और बरतानवी हुकूमत के दरमियान, जिसकी रूह से ये दोनों को, वेला जी और फिलिप जेफॉर्ड दोनों को भी रिहा कर दिया गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इस वाक़े की वजह से क्या हुआ कि मराठा और बरतानवी ताल्लुकात कशीदा हो गए। अब उसके बाद पन्हाला का किला जो था वो उसे फ़तह करना था मराठों को, जो आदिल शाही फ़ौज के कब्ज़े में था, आदिल शाही हुकूमत के कब्ज़े में था। छत्रपति शिवाजी महाराज किले के अंदर फंसे हुए थे। हेनरी रिविंगटन एक बरतानवी अफसर था। जेफॉर्ड और वेला जी को आदिल शाही फ़ौज जो है वो जेफॉर्ड यानी कि जो फिलिप जेफॉर्ड हैं और वेला जी, ये दोनों जो है आदिल शाही फ़ौज को गोला बारूद फराहम कर रहे थे और उन्हें यकीन था कि इस सूरत हाल से शिवाजी महाराज जो है वो फ़रार हासिल नहीं कर सकेंगे पन्हाला के किले से। ताहम महाराजा शिवाजी महाराज जो है वो पन्हाला के किले से फ़रार हो गए और फ़रार होने में कामयाब हो गए। और उसके अगले साल राजापुर मुहिम में मराठों ने अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी। बरतानवी अफसरान हेनरी रिविंगटन और रैंडोल्फ टेलर और फिलिप जेफॉर्ड को 2 साल तक उन्होंने अपनी कैद में रखा, मराठों ने अपनी कैद में रखा। उससे कबल लेफ्टिनेंट स्टीफन यूस्टिक ने बरतानवी फैक्ट्री के लिए रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज से मुलाकात की। ये जो रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज से मुलाकात की और चाहा कि जो शिवाजी हैं उन्हें इजाज़त दे दे यहाँ पर रायगढ़ में अपनी फैक्ट्री कायम करने के लिए। सुंदर जी और पेला जी के दरमियान एक मुलाकात हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यूस्टिक जो है लेफ्टिनेंट स्टीफन यूस्टिक, उनसे मुलाकात करने के लिए मुलाकात रखी रायगढ़ के किले में, लेकिन शिवाजी की ये जो मुलाकात थी सुंदर जी और पेला जी के साथ मिलकर और लेफ्टिनेंट स्टीफन यूस्टिक की, ये कामयाब नहीं हो सकी। ये मज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुई। शिवाजी महाराज की ताजपोशी की रस्म जब अदा की जा रही थी तो उस वक्त एक बरतानवी एजेंट थे जिनका नाम था हेनरी ऑक्सिंडन, ये मौजूद थे उस तकरीब में। उन्होंने राजापुर में एक बरतानवी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त हासिल कर ली शिवाजी से और 12 जून 1674 को एक मुआहदे पर अंग्रेज़ों और मराठों ने मिलकर दस्तखत किए। अब ये जो मुआहदा हुआ उसमें कुछ शराइत और ज़वाबित थे। उस शराइत और ज़वाबित क्या थे?
तो स्वराज्य में तिजारत के लिए अंग्रेज़ों के लिए इजाज़तनामा जारी करना, यानी मराठों के जो इलाके थे तो वहाँ पर अगर अंग्रेज़ों को तिजारत करना है तो पहले मराठों से उन्हें अंग्रेज़ों को तिजारत हासिल करने के लिए इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये थी कि राजापुर, दाभोल, चौल और कल्याण में फैक्ट्रियां खोलने के लिए अंग्रेज़ों को इजाज़त दी जाए। मराठों का हक लेकिन जो सामान है अंग्रेज़ों का, मराठों का उन सामान के ऊपर हक रहेगा। और इतना ही नहीं बल्कि 2.5% महसूल भी उन्हें अदा करना पड़ेगा। अंग्रेज़ जो है 2.5% महसूल मराठों को अदा करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा तसल्लुत में बरतानवी सिक्के का इस्तेमाल ममनू करार दिया, यानी कि जिन इलाकों में मराठा हुकूमत है तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के बने हुए सिक्के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने अंग्रेज़ों की तरफ से दी गई जो शराइत थी उनमें कुछ तरदीद की, कुछ उसमें तब्दीली की, जैसे कि तैयारशुदा जहाज़ से मिलने वाला बरतानवी सामान उनको वापस किया जाए। तबाहशुदा जहाज़ों से मिलने वाला सामान जो है वो बरतानवी सामान उनको वापस किया जाएगा, यानी कि बरतानिया का जहाज़ है और वो तबाह हो गया तो उसका सामान बरतानिया को वापस नहीं मिलेगा, वो मराठों के पास जाएगा। और मराठों को जंजीरा के सिद्दी, ये सिद्दी की तस्वीर है। सिद्दी मतलब हमने आपको पिछली दफ़े भी बताया था कि हबशी कौम जो अफ्रीका से हिंदुस्तान तिजारत की गर्ज से आए थे तो उनमें से एक यहाँ पर हुक्मेरा की तस्वीर है। और ये जंजीरा का फोर्ट है, किला है, जहाँ पर सिद्दी काबिज़ हुए थे तो उनके साथ एक मुआहिदा दर्ज किया जाएगा। तो इस यानी मराठे जो हैं इनके साथ में मुआहिदा करेंगे। इससे वाज़ेह हो गया कि मराठा ने अपनी खुदमुख्तारी और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही अटल और अहम पॉलिसियाँ बनाई हुई थी। छत्रपति शाहू महाराज के बाद के ज़माने में हमने आपको शुरुआत में बताया था कि मराठों का दौर जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक दौर जो शिवाजी ने मराठा हुकूमत कायम की और जब तक शिवाजी का इंतकाल नहीं हो गया वो दौर कहलाता है मराठा दौर। और एक दौर जो है वो शिवाजी के इंतकाल के बाद शुरू हुआ मराठा हुकूमत के ज़वाल तक, उस दौर को पेशवाओं का दौर कहा जाता है। तो जब शाहू महाराज शिवाजी के बेटे हैं उनके ज़माने में नाना साहब पेशवा, ये इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनको नाना फडणवीस भी कहा जाता है, उन्होंने मराठों के इंतज़ामिया का चार्ज संभाल लिया। अंग्रेज़ मराठों के सियासी मामलात में मदाखलत को यकीनी बना सकते थे, जैसा कि नाना साहब ने एक मौके पर अंग्रेज़ों से मदद तलब की थी। यानी नाना साहब चाह रहे थे कि अंग्रेज़ों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहें ताकि उनकी तरफ से कोई उन्हें दिक्कत परेशानी ना हो। तो नाना साहब ने एक मौके पर अंग्रेज़ों से मदद भी तलब की है। नाना साहब के बेटे जब जो पेशवा बनना चाहते थे जिनका नाम था रघुनाथ राव, तो रघुनाथ राव जिनको राघोबा भी कहा जाता है, नाना साहब के दूसरे बेटे थे माधव राव, ये भी पेशवा बनना चाहते थे। और रघुनाथ राव ये भी जो हैं पेशवा बनना चाहते थे। ये दोनों भी हैं जो मराठा पेशवा के लिए एक तरह से उनकी आपसी घरेलू जंग चल रही थी। तो इस वक्त में भी रघुनाथ राव ने क्या किया, रघुनाथ राव जिन्हें राघोबा कहा जाता है, उन्होंने अंग्रेज़ों से रब्ता किया, जिसके नतीजे में उनका जो पेशवा का जो दावा था वो कोर्ट में पहुंचा, पेशवाई कोर्ट में पहुंचा, मराठों के कोर्ट में पहुंचा पुणे में। और पुणे में एक बरतानवी एलची का भी तकर्रुर किया गया था, यानी एक बरतानवी सफ़ीर का भी तकर्रुर किया गया था। 1765 में अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में भिवंडी, ज़िला थाने, वसई, विजयदुर्ग और रत्नागिरी को फ़तह करने की कोशिश की थी। ये इलाका है, इसे फ़तह करने की कोशिश की थी। शुमाली हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाह शिंदे और होलकर के तहफ़्फ़ुज़ में था। उस वक्त अंग्रेज़ मुग़ल शहंशाह की तहवील हासिल करने और बंगाल में
जो नागपुर के भोसले ख़ानदान हैं उनकी ताकत को कम करने के लिए सरगर्म हो चुके थे। यानी अंग्रेज़ जो है वो मुग़ल शहंशाह की तहवील हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और बंगाल में जो भोसले ख़ानदान था, तो नागपुर के भोसले ख़ानदान जो काबिज़ होने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेज़ों के लिए जो ये बंगाल का इलाका है, उसके बाद ये जो अंग्रेज़ों के लिए साष्टी वसई से लेकर उनके गलबे तक, कोंकण तक लाना तिजारती कार्रवाई को तरजीह दी थी। यानी ये साष्टी वसई मुंबई का इलाका है, और ये मुंबई से लेकर ये जो आपको गोवा तक नज़र आ रहा है, ये कोंकण का इलाका है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ अपनी तिजारत को लाना चाह रहे थे, उसके लिए कार्रवाइयाँ करना चाह रहे थे, और इसी सिमत में वो आगे बढ़ रहे थे। रघुनाथ राव पेशवा को अंग्रेज़ों ने सियासी पनाह दे दी थी, और बरतानवी फ़ौज ने अपने पहरे में रघुनाथ राव पेशवा के साथ मुंबई से पूना के लिए रवाना किया था। तो ये मुंबई से पुणे के रास्ते पर रघुनाथ राव को अंग्रेज़ों की मदद मिली थी। बरतानवी फ़ौज और मराठा फ़ौज ने पुणे के करीब तालेगांव और वडगांव में मुलाकात की, और उनके दरमियान लड़ाई हुई बरतानवी फ़ौज और मराठों की। और बरतानवी फ़ौज बिलाशुबा रघुनाथ राव को मराठों ने शिकस्त दे दी। एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसे वडगांव ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, वडगांव का मुआहदे के नाम से जाना जाता है। नाना फडणवीस ने 4 हुक्मरां, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो 4 हुक्मरां है, जिसमें से एक हैदर अली है, निज़ाम है, और मराठे हैं, और नागपुर के भोसले हैं। तो इन चारों के दरमियान एक इत्तेहाद कायम हुआ, एक मुआहदा कायम हुआ। अंग्रेज़ चाहते थे कि ये मुआहदा इन चारों के दरमियान कायम ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ये इलाका जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये हैदर अली का इलाका था, और उसके शुमाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर निज़ाम का इलाका है, और नागपुर के भोसले और ये मराठे, इनके चारों के दरमियान इत्तेहाद कायम हो रहा था, एक मुआहदा कायम हो रहा था। अंग्रेज़ जो थे वो नहीं चाहते थे कि इनके दरमियान इत्तेहाद कायम हो, इनके दरमियान मुआहदा कायम हो, इसलिए उन्होंने निज़ाम को इस इत्तेहाद से तोड़ने पर आमादा किया। यानी ये निज़ाम को इस मुआहदे से निकालने की कोशिश की, और जिसमें वो कामयाब भी हुए। इन तमाम वाक़यात के ज़रिए बरतानवी गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, अंग्रेज़ गवर्नर जनरल हैं ये, इन्हें एहसास हुआ था कि अगर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपनी मुस्तकिल हुक्मरानी कायम करनी है, तो सबसे पहले उन्हें मराठों को तस्ख़ीर करना होगा, मराठों को शिकस्त देना होगा। इसी सिलसिले में जंग हुई, जंग खारडा, जामखेड़ में, ज़िला अहमदनगर में, और यहाँ पर मराठा फ़ौज ने आसानी से निज़ाम पर अपना कब्ज़ा हासिल कर लिया। बरतानवी सफ़ीर जो थे वो मराठा कैंप में मौजूद था, और मराठों के फ़ौजी हथकंडों का उसने खुद ही मुशाहिदा किया और मुताला किया। बाद में उसने नए सफ़ीर लॉर्ड वेलेस्ली की मदद से मराठों को शिकस्त देने की कोशिश की। नाना फडणवीस का इंतकाल हो गया। बाजीराव दुआम जो है ये पेशवा बने, और होलकर जो हम पहले देख चुके हैं, महाराजा चक्रवर्ती यशवंतराव होलकर और बाजीराव पेशवा दुआम, इनके ताल्लुकात तल्ख़ हो गए थे, और इसके नतीजे में यशवंतराव होलकर ने पुणे पर हमला कर दिया था। बाजीराव पेशवा दुआम घबराकर अंग्रेज़ों से पनाह मांगते हैं, और उसके बाद अंग्रेज़ों और पेशवा के दरमियान एक मुआहदा होता है, और उस मुआहदे का नाम रखा गया वसई का मुआहदा। ये वसई के मुआहदे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मुआहदा शिंदे और होलकर के लिए काबिल कबूल नहीं था। 1803 में अंग्रेज़ों और मराठों के दरमियान जंग हुई, जिसे एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है, एंग्लो मराठा जंग के नाम से जाना जाता है, और इसमें मराठों को शिकस्त हुई। इस तरह से ये एंग्लो मराठा वॉर जो है, यानी अंग्रेज़ और मराठा की 3 जंगें हुई हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के दरमियान हुई है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 के दरमियान हुई है, और तीसरी अंग्रेज़ मराठा जंग जो है वो 1817 से 1818 के दरमियान हुई है। और 1818 में अंग्रेज़ों ने मराठों को शिकस्त दे दी, और यहीं से मराठों का ज़वाल शुरू हुआ।
बाजीराव पेशवा को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सालाना पेंशन देने का वादा किया और उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर के करीब बित्तौर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। तो इस तरह से देखने में आया है कि बरतानिया और मराठा के ताल्लुकात भी कुछ ख़ास दोस्ताना नहीं थे। वक्तन फ़ौक़तन जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी तो बरतानिया ने मराठों के इक़्तिदार पर हमला करने की कोशिश की और उन्हें जब ये बात समझ आ गई कि अगर हिंदुस्तान में कब्ज़ा करना है तो मराठों को शिकस्त देना ज़रूरी होगी, और जिसके नतीजे में ये 3 जंगें हुई और आखिरकार मराठा का ज़वाल शुरू हो गया। तो इस तरह से ये समझ में आता है, ये दिखाई देता है कि मराठों और अंग्रेज़ों के ताल्लुकात कोई ख़ास अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने ये तीसरा जो पॉइंट था अंग्रेज़ों और मराठों के दरमियान हुए वाक़यात का, उसके बारे में मालूमात हासिल की। इससे मुतालिक आपको जो भी सवाल करना है आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो उससे मुतालिक भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको न्यू लेक्चर्स वक्तन फ़ौक़तन मिलते रहें, और आपने अपने नोटबुक के अंदर, क्लास वर्क नोटबुक के अंदर इसके जो PDF फाइल हमने आपको दी है वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेना है। ओके देन, थैंक यू।